नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास। और आज की इस क्लास में हम इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रागैतिहासिक काल के आगे हम लोग आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग ने कल पढ़ा था कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पूर्व, मध्य, उत्तर, नवपाषाण काल। तो कल की क्लास में आपको ये सब डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम आगे बढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इस आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, तो इसे आदि ऐतिहासिक काल को हमें नहीं पढ़ना है अभी। अब हम लगाते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में बहुत सारे काल आते हैं, जैसे वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 to 1000 BC तक और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 BC। BC को बोलते हैं ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग बोलते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्यों का आगमन तो हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत तक हुआ। तो इसीलिए इस ऋग्वैदिक काल में हमारा छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख रहे हैं कि इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा और नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेखित किया गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो वैदिक काल में सिर्फ पढ़ना है हमें, ये नर्मदा नदी को किस नाम से जानते थे? रेवा नदी के नाम से जानते थे। और कुछ नहीं पढ़ना है वैदिक काल में, ना ही हमारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ना ही प्री CGPSC प्री या मेंस आदर और कोई भी एग्जाम में अभी तक इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। अब बस आपको यही याद रखना है कि नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जानते थे। अब हम आते हैं वैदिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रामायण काल, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे महाभारत काल। लेकिन रामायण काल को पढ़ने के पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम लोग रामायण काल, महाभारत काल, गुप्ता काल, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जानते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इंडिविजुअल आपको बता सकती थी कि रामायण काल में क्या बोलते थे सीजी को और बस्तर को, लेकिन मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बना दिया है ताकि बाद में जब हम पढ़ें तो उस टाइम हमें कंफ्यूजन ना हो कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, बस्तर को क्या बोलते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल और गुप्ता काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं बस्तर। बस्तर को रामायण काल में दंडकारणी के नाम से जानते थे, महाभारत काल में कांतार और गुप्ता काल में महाकांतार के नाम से जाना जाता था बस्तर को। अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब हमको इसको याद करना है कि क्या बोलते थे करके। तो
एज अ ट्रिक आप समझ जाइए कि सपोज मैं ये बोल रही हूँ गुप्ता काल। गुप्ता काल में काफी महान महान लोग रहते थे, इसीलिए बस्तर को महाकांतार बोलते थे। लेकिन महाभारत काल में इसको कांतार बोलते थे। तो एक होता है महाकांतार और एक होता है कांतार। महान लोग कहाँ रहते थे? गुप्ता काल में रहते थे। और कांतार लोग कहाँ रहते थे? आपके महाभारत काल में रहते थे। तो हमने क्या याद किया? एक कांतार और एक महाकांतार। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य बोलते थे। तो बस्तर का 3 चीज याद हुआ हमें। एक हम लोग का दंडकारण्य, कांतार, महाकांतार। महाकांतार कहाँ? महाकांतार हमारा गुप्ता पीरियड। कांतार कहाँ? कांतार हमारा महाभारत। और दंडकारण्य कब बोलते थे उसको? रामायण काल में बस्तर को बोला जाता था। तो 3 चीज हम लोग ने पढ़े। सबसे पहले रामायण, उसके बाद फिर हम लोग का महाभारत, उसके बाद गुप्ता। तो रामायण काल, महाभारत काल और गुप्ता काल। तो बस्तर को क्या बोलते थे? दंडकारण्य, कांतार, महाकांतार। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कौशल, यहाँ पे भी कौशल और यहाँ पे भी कौशल दिख रहा है आप लोगों को। तो रामायण काल में दक्षिण कौशल, गुप्ता काल में भी दक्षिण कौशल बोलते थे। लेकिन दक्षिण कौशल के साथ एक और वर्ड याद करना है, दक्षिणापथ। तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, गुप्ता काल में दक्षिण कौशल तो बोलते ही थे, साथ साथ में दक्षिणापथ भी बोलते थे। और महाभारत काल में प्राक कौशल। तो सबसे पहले दक्षिण कौशल, प्राक कौशल, उसके बाद है फिर से हम लोग का दक्षिण कौशल। लेकिन दक्षिण कौशल के साथ एक और याद रखना है हमको कि दक्षिणापथ। तो क्या हम लोग ने पढ़ा कि रामायण काल, महाभारत काल और गुप्ता काल में हम लोग छत्तीसगढ़ और बस्तर को क्या बोलते थे। तो पहले आप छत्तीसगढ़ को बताएंगे, उसके बाद फिर आप बस्तर को बताएंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से टैबुलर फॉर्म में रख के आप लोग को याद करवाया। अब हम एक एक करके रामायण काल, महाभारत काल और गुप्ता काल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं रामायण काल। तो रामायण काल में हम लोग सबसे पहले देखें कि भाषा, रामायण काल में भाषा क्या थी? कोसली थी छत्तीसगढ़ की भाषा, कोसली। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा, ABCD आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना है कोसली पे। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा दैट इज कोसली। CG व्यापम, CGPSC प्री, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको याद करना है हमको। सबसे प्राचीन भाषा छत्तीसगढ़ की दैट इज कोसली। रामायण के बारे में हम लोग आगे फिर से डिस्कस करते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमन, उनकी पुत्री थी कौशल्या। उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? है ना, इनकी पुत्री का नाम था कौशल्या। उसका विवाह किसके साथ करवा दिया? राजा दशरथ से करवा दिया। और राजा दशरथ कहाँ पे थे? उत्तर कौशल के ये राजा थे। चूंकि भानुमन का कोई पुत्र ना होने के कारण ये दक्षिण कौशल राजा दशरथ को मिल गया। तो एक छोटा सा स्टोरी आपको याद करना है। तो सबसे पहले रामायण काल में आपने पढ़ा भाषा। भाषा के बाद एक शॉर्ट स्टोरी बताई कि उनकी बेटी थी, उनका विवाह राजा दशरथ से हुआ। क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जो दक्षिण कौशल था वो राजा दशरथ को मिल गया। आगे हम लोग देखेंगे कि रामायण कालीन स्थल। रामायण कालीन स्थल बहुत सारे हैं। जैसे आप लोग ने अभी सुना होगा कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ये राम वन गमन पथ योजना चल रहा है। अब इस राम वन गमन पथ का लक्ष्य क्या है और इस राम वन गमन पथ में कितने स्थल को चिन्हित किया गया है? तो इस राम वन गमन पथ, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये राम वन गमन पथ ये है क्या। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल में जिन रास्तों से गुजरे उसका पौराणिक ग्रंथों में राम वन गमन पथ के रूप में जिक्र है।
इन्हीं रास्तों का पर्यटन के रूप में विकास करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सिर्फ राम वन गमन पथ में ये योजना का सिर्फ यही लक्ष्य रखा गया है कि भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो जो स्थल गए और उस स्थल को विकसित करना, सिर्फ इसका ये लक्ष्य है। राम वन गमन पथ का चयन कितने स्थल को किया गया है? 51 स्थल को चयन किया गया है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे प्रथम चरण में 9 स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब वो हमको याद करना है कि वो 9 स्थल कौन कौन से हैं और क्या हैं करके। तो चयन 51 स्थल, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो मैं आपको बता रही हूँ, जो 9 स्थल हैं इसके, तो 9 स्थल में जो सबसे पहला स्थल है वो हम लोग का चंद्रखुरी है। और चंद्रखुरी कहाँ है? वो रायपुर में है। तो चंद्रखुरी रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर है। तो इसी को सबसे पहले विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो राम भगवान हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह गए हैं, तो इसका स्रोत भी होना चाहिए, इसका आधार होना चाहिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि राम भगवान यहाँ गए थे? तो उसका जो आधार है वो हमारे मन्नू लाल यदु की बुक दंडकारण्य रामायण और हेमू यदु की बुक छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पद से जानकारी मिलती है कि राम भगवान अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान ये स्थल में गए थे। तो आधार आपको कौन से 2 लोग का नाम याद करना है? हमारे मन्नू लाल यदु और एक हेमू यदु। अब बात ये आती है कि मन्नू लाल यदु और हेमू यदु हमको याद रहेगा कि नहीं? तो एक था मन्नू और एक था हेमू। मन्नू और एक हेमू। मन्नू कहाँ था? दंडकारण्य में था। मन्नू कहाँ था? दंडकारण्य में था। और हेमू बोल रहा था कि चलो हम लोग घूम के आते हैं छत्तीसगढ़ में जो जो पर्यटन है, जहाँ जहाँ राम भगवान गए हैं उस पर्यटन उस स्थल में हम लोग घूम के आते हैं। तो मन्नू कहाँ थी? दंडकारण्य में थी। लेकिन जो हेमू था वो बोला कि जो भी राम भगवान कहीं भी जो भी स्थल में जहाँ गए हैं वहां पे हम घूम के आते हैं, उस पर्यटन को घूम के आते हैं। तो इसीलिए मन्नू कहाँ है? दंडकारण्य में। तो मन्नू यदु की बुक दंडकारण्य रामायण और हेमू यदु की बुक छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो मन्नू कहाँ? दंडकारण्य। और हेमू क्या बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले फिर से आपको रिवाइज करवाना चाह रही हूँ। आज हम लोग ने आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा। आदि ऐतिहासिक काल में मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए हमको उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा। ऋग्वैदिक काल में मैंने ये बताया कि आर्यों का आगमन हुआ, लेकिन वो सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित थे, तो इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में उनका वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल आए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हमारे मध्य भारत में हुआ। तो मध्य भारत में हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। फिर मैंने ये बताया कि रामायण काल, महाभारत काल और गुप्ता काल में छत्तीसगढ़ और बस्तर को किस किस नाम से जानते थे। तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा छत्तीसगढ़ और बस्तर। तो मैंने ये बताया कि गुप्ता काल में जो भी राजा लोग थे महान लोग थे, इसलिए महाकांतार। तो महाभारत काल में नॉर्मल लोग थे, डेट इज कांतार। और बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जानते थे। फिर हम लोग आए छत्तीसगढ़ को क्या क्या नाम से जानते थे। तो रामायण काल और गुप्ता पीरियड दोनों में हम लोग छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। उस गुप्ता काल में दक्षिण कौशल के साथ हमको याद करना है दक्षिणापथ। उसके बाद बीच में आप लिख दीजिएगा प्राक कौशल। प्राक कौशल इजी है आपको लिखने के लिए यहाँ पे। तो प्राक कौशल बोलते थे छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में। उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ की भाषा क्या थी? कोसली थी। फिर मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताया।
शॉर्ट स्टोरी बताने के बाद मैंने आपको बताया कि राम वनगमन पथ ये एक योजना है जिसका क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, चिन्हित टोटल कितने स्थल को किया गया है, एट प्रेजेंट कितने स्थल हैं, 9 स्थल हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो 9 स्थल हैं वो कहाँ कहाँ है और उसके नाम क्या क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको याद करना है 9 स्थल। तो जो मैं 9 स्थल आप लोगों को जो याद करवा रही हूँ वो 9 स्थल हम लोग संभाग से हम लोग उसको ट्रेस करेंगे। कि आपको कल मैं बताई थी कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग होते हैं। उस 5 संभाग में सबसे पहले हम लोग का है ये ऊपर वाला होता है, ये हम लोग का सरगुजा संभाग। अब इस सरगुजा संभाग में हम लोग 2 स्थल याद करेंगे। टोटल अभी मैंने आपको बताया कि 9 स्थल है, उस 9 स्थल में 2 स्थल हम लोग सरगुजा संभाग में याद करेंगे। एक है हम लोग का सीतामढ़ी हर चौका और एक है हम लोग का रामगढ़ की पहाड़ी। सीतामढ़ी हर चौका ये हम लोग का कोरिया जिले में है और रामगढ़ की पहाड़ी ये हम लोग का सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो सीतामढ़ी हर चौका कोरिया जिले में और सरगुजा में क्या है हमारा रामगढ़ की गुफा। ये 2 याद हुआ सरगुजा में। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में हम लोग आए तो जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में, तो जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण हो गया, ये तीसरा स्थल हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग आए यहाँ पे बलौदा बाजार में, ये हमारा है बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में हम लोग देख रहे हैं तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम को ही बोलेंगे वाल्मीकि आश्रम। तो यहाँ पे हम लोग का बलौदा बाजार हुआ, डेट इज बलौदा बाजार में हम लोग का तुरतुरिया आश्रम। फिर बलौदा बाजार के बाद फिर हम लोग यहाँ पे रायपुर चले गए। रायपुर में जैसे आपको बताया कि इसकी शुरुआत राम वन गमन पथ की शुरुआत चंद्रपुरी से हुई, तो ये हम लोग का चंद्रपुरी रायपुर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आते हैं गरियाबंद। गरियाबंद में है हम लोग का लोमेश ऋषि का आश्रम। उसके बाद धमतरी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इज जी। धमतरी में हम लोग का है सप्त ऋषि का आश्रम। उसके बाद फिर हम लोग आए जगदलपुर। जगदलपुर बस्तर में है, तो बस्तर का जगदलपुर। और रामाराम हमारा आया हमारा सुकमा में। तो हम लोग ये टोटल 9 को हमको याद करना है, हम लोग संभाग वाइज याद करेंगे। फिर से देखिए कि सरगुजा संभाग में 2, उसके बाद बिलासपुर संभाग में 1, उसके बाद फिर हम लोग आए रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में आप लोग ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 4 जगह है हमारा रायपुर संभाग में। तो 4 जगह कौन कौन सा है? बलौदा बाजार का तुरतुरिया, रायपुर का चंद्रपुरी, गरियाबंद का लोमेश ऋषि का आश्रम और धमतरी का है हमारा सप्तऋषि का आश्रम। आप लोग ये देख रहे हैं कि रायपुर में सब आश्रम ही आश्रम है ना। आप लोग देखे जैसे तुरतुरिया आश्रम, लोमेश ऋषि का आश्रम और एक सप्तऋषि का आश्रम। तो आपको याद करना है कि रायपुर में जो आपने राम वनगमन पथ पढ़ा है वो सब आश्रम ही आश्रम थे। अब आश्रम का नाम याद करना है, तुरतुरिया आश्रम, लोमेश ऋषि का आश्रम और एक सप्तऋषि आश्रम। तो सबसे पहले तुरतुरिया बलौदा बाजार, चंद्रपुरी रायपुर, लोमेश ऋषि का आश्रम गरियाबंद और सप्तऋषि का आश्रम है आपका धमतरी। फिर हम लोग आए बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में 2, एक है हमारा जगदलपुर और एक है हमारा रामाराम। राम से आपका रामाराम दैट इज सुकमा में है और जगदलपुर कहाँ है? बस्तर में है। तो फिर से आपको कैसे याद करना है? हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल संभाग कितने हैं? 5 संभाग है। उस 5 संभाग में सबसे पहले सरगुजा संभाग में 2, उसके बाद फिर हम लोग आए बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में हमने 1 पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोग आए रायपुर संभाग। इस रायपुर संभाग में हम लोग ने 4 पढ़ा और फिर हम लोग आए बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में हम लोग ने 2 पढ़ा। टोटल 9 हो गए हमारे। तो अब हम लोग को याद करना है। सरगुजा में देखो ये सीता और ये राम, ठीक है। तो सीता कहाँ है? कोरिया में। राम कहाँ है? हमारा सरगुजा में, ठीक है।
उसके बाद फिर जांजगीर चांपा में आए, जांजगीर चांपा में आपका शिवरी नारायण। फिर हम लोग आए रायपुर में, रायपुर में 3 लोग आश्रम हैं, तीनों आश्रम का नाम बता दिए, और एक हम लोग का रायपुर में चंद्रखुरी। आप लोग को ये याद रखना है कि बलौदा बाजार में तुरतुरिया, गरियाबंद में लोमेश ऋषि और धमतरी में हमारा सप्तऋषि। उसके बाद फिर एक जगदलपुर और एक है रामाराम। अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्थल बताया कि कौन कौन से स्थल है करके, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया कि क्या है, उसके बारे में कुछ विशेष नहीं बताया। जैसे रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे है, शिवरी नारायण में क्या हुआ था, राम भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। उसके बाद फिर हम लोग ये देख रहे हैं तुरतुरिया आश्रम, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। राम भगवान के जो 2 पुत्र थे लव कुश, बोलते हैं कि तुरतुरिया आश्रम में उनका जन्म। तो हम लोग ने देखा ये सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़ की पहाड़ी, शिवरी नारायण, तुरतुरिया आश्रम, चंद्रखुरी, लोमेश ऋषि का आश्रम, सप्तऋषि का आश्रम और जगदलपुर और एक रामाराम। और इसके अलावा और भी स्थल हैं जो रामायणकालीन स्थल है, उसको हम लोग देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछ चुका है। जैसे CGPSC प्री में ये पूछा गया था कि सीता लेखनी की पहाड़ी कौन से जिले में है, तो ये है हमारे सूरजपुर जिले में। तो ये CGPSC प्री का क्वेश्चन है कि सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, सूरजपुर में। तो ये सीता लेखनी की पहाड़ी हुआ। उसके बाद हम आते हैं दैट इज खरौद। आप लोग ये जो पहले जो मैंने जो 9 स्थल बताए उसको छोड़ के और रामायणकालीन और कौन कौन से स्थल है वो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। तो एक मैंने बताया सीता लेखनी की पहाड़ी, वो है हमारे सूरजपुर में। फिर हम लोग आ रहे हैं खरौद। खरौद में राम भगवान ने खरदूषण का वध किया था, खर और दूषण का वध किया था। और उसके बाद शिवरी नारायण में राम भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, ये है। लेकिन जो शिवरी नारायण है वो राम वनगमन पथ में आएगा। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा सीता लेखनी की पहाड़ी, खरौद और एक्स्ट्रा जो है खरौद कहाँ है, खरौद हमारे जांजगीर चांपा में है। राम झरना है, राम झरना रायगढ़ में है। तो आपको क्या क्या याद करना है आपको बताना चाह रही हूँ कि सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, सूरजपुर। राम झरना कहाँ है, रायगढ़ में। वैसे खरौद कहाँ है, जांजगीर चांपा में, जहाँ पे राम भगवान ने खर और दूषण का वध किया था। उसके बाद फिर हम लोग आए पंचवटी, यहाँ पे सीता का अपहरण हुआ था। और पंचवटी कहाँ है हमारा, कांकेर में। कांकेर में हमारा पंचवटी है। और उसके बाद यहाँ पे दंतेवाड़ा में हमारा है दंडकारण्य। तो ये सब हम लोग ने पढ़ा। तो हम लोग को याद क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम ये डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन से स्थल को चिन्हित किया गया है प्रथम चरण में। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको टोटल 9 जो जगह थे, जो स्थल थे, उसको आपको ट्रेस करना है। 9 जगह क्या थे, उसमें से कोई भी सा एक जगह आपको दूसरा देगा, तो आपको वहाँ पे पता रहना चाहिए कि वो 9 स्थल क्या क्या थे, इसलिए उसको आपको याद करना है। और रामायणकालीन स्थल और क्या क्या था, एक सीता लेखनी पहाड़ी, राम झरना और एक हमारे यहाँ पंचवटी हो गया और एक दंडकारण्य। ये एक्स्ट्रा हम लोग को और याद करना है। तो फिर से आपको बता रही हूँ आज के इस क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ने आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में पढ़ा। आदि ऐतिहासिक काल में मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए हम लोग को ये सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर हम लोग आए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग ने वैदिक काल सबसे पहले पढ़ा। वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है और छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, और उत्तर वैदिक काल में हमारा छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। यहाँ पे खत्म हुआ। फिर हम लोग आए कि रामायण काल और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ और बस्तर को क्या क्या बोलते थे।
मैंने वहां पे एक पॉइंट याद करवाया। फिर हम लोग आए रामायण काल में। रामायण काल में हम लोग ने सबसे पहले ये पढ़ा कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन भाषा क्या था? कोसली था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कोसली। फिर हम लोग ने उसमें क्या पढ़ा कि एक शॉर्ट स्टोरी बताया कि वहाँ का राजा था भानुमन, उनकी बेटी थी कौशल्या। उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ, क्योंकि उनका पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल किसको मिल गया? राजा दशरथ को मिल गया। फिर मैंने बताया कि राम वन गमन पर टोटल 51 स्थल है। प्रथम चरण में 9 स्थल को चिन्हित किया गया। वो 9 स्थल क्या क्या है वो हमने पढ़ा। उसके अलावा भी और कौन कौन से स्थल है रामायण कालीन स्थल, जैसे सीता लेखनी की पहाड़ी बताया मैंने, जो है हमारा सूरजपुर में, राम झरना बताया जो रायगढ़ में है, खरौद जांजगीर चांपा में है, कांकेर में हम लोग का पंचवटी है, और दंडकारण्य हमारा दंतेवाड़ा में है। ये एक्स्ट्रा जो स्थल थे वो मैंने आपको बताया। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा रामायण। और जैसे और बता सकते हैं कि दक्षिण कौशल, राम भगवान के 2 पुत्र थे, एक था कुश और एक था लव। तो दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल, कुश को दक्षिण कौशल मिल गया और उत्तर कौशल लव को मिला। अंतिम समय में राम भगवान ने अपने राजकार्य अपने बेटे लव और कुश को दिया। लव कहाँ करेंगे? उत्तर, मतलब लव कहाँ रहेंगे? उत्तर, और कुश दक्षिण कौशल की राजधानी हमारी थी कुशस्थली और उत्तर कौशल की राजधानी थी हमारी श्रावस्ती। तो रामायण काल में बस इतना था। अब हम आगे पढ़ेंगे महाभारत काल।